जो ये 11 नंबर का सवाल दिख रहा है, निम्मी से हम लिए हुए हैं। इससे पहले हम 270 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, है ना। इसको निम्मी में जो क्वेश्चन बैंक दिया हुआ था, तो वो 11 नंबर पार्ट 2 में 11 1 2 3 से शुरू था। आप इसको मान सकते हैं 271 नंबर, है ना। हम इसको एडिट नहीं कर पाए हैं, इसीलिए आज का भी जो सवाल है ना, वो एकदम आसान है आप सभी के लिए। और ये जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, केवल ITI पास करने के लिए मत सोचिएगा आप केवल ITI में पास होइएगा। आप रेलवे का अगर तैयारी कर रहे हैं, किसी भी सेक्टर में टेक्निकल फील्ड में अगर जाना चाहते हैं, इसरो में, है ना, HPCL में अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, है ना, सवाल इसी से आना है। ये फीटर का हम करवा रहे हैं, बहुत जल्द हम डीजल मैकेनिक का भी क्लास शुरू करने जा रहे हैं। और प्ले लिस्ट में जाकर के आप अगर देखिएगा ना, थ्योरी भी पढ़ाए हुए हैं आप सभी को। आप वहाँ भी जा कर के विजिट करिएगा, तो बहुत हद तक अगर थ्योरी पढ़ लेते हैं तो ये सब क्वेश्चन जो है ना, आपको बड़ी आसानी से बन जाएगा। बाकी हम कॉन्सेप्ट क्लियर कराने का प्रयास कर रहे हैं, सभी ऑप्शन को हम बारी बारी से बता देते हैं ताकि आगे आपको समस्या नहीं हो। इसलिए निश्चिंत रहिए भाई लोग, सच दिमाग में सेट कर लीजिए, कुछ भी नहीं है नामुमकिन, कुछ भी नहीं है। एक बार हमारा वीडियो देखिए आपको सब समझ में आएगा। हम गारंटी के साथ कहते हैं, आप ITI तो पास करिए जाइएगा। टेक्निकल फील्ड में अगर आप तैयारी करने का सोचे हैं, कर रहे हैं ITI करने के बाद, सभ्य सवाल इसी से आएगा, निश्चिंत रहिए आप लोग। आज का जो सवाल है ना अपना, एक ग्राइंडिंग व्हील जिसका विनिर्देश ये 32 है ना, A 46H 8B, उसमें A क्या दर्शाता है ना। ये ग्राइंडिंग व्हील में लिखल रहता है ना, उस पे इस प्रकार का नंबरिंग किया हुआ रहता है। अब 32 क्या दर्शाता है, A क्या दर्शाता है, इसमें जो टोटल डिजिट है A के बारे में आपसे पूछ रहा है, ये किस चीज को दर्शाता है। तो देखिए, हम आपको सभी चीज के बारे में बता देते हैं, कौन चीज क्या दर्शाता है, ताकि हो सकता है आज A के बारे में पूछा है, कल ये 32 के बारे में पूछ ले, है ना, H के बारे में पूछ ले, तो आपको वहाँ पे कंफ्यूजन। इस टाइप का अगर सवाल आएगा, आप 110% बना दीजिएगा। देखिए, ये जो पहला, जो सबसे पहला 32 है, ये कंपनी का कोड है, ठीक है, कंपनी का। देखिए, पेन नहीं है मेरे पास, उंगली से कितना हम लिखें, आप सुन लीजिए ध्यान से केवल। ये 32 जो है पहला, ये कंपनी का कोड रहता है। उसके बाद जो A है आपका, A, ये जो आपसे पूछ रहा है, ये टाइप ऑफ एब्रेसिव है ना, ये टाइप ऑफ एब्रेसिव, घर्षण, घर्षक, अवघर्षक का प्रकार, है ना, टाइप ऑफ एब्रेसिव, अवघर्षक का प्रकार, ये जो दर्शा रहा है, ये अवघर्षक का प्रकार को दर्शा रहा है। उसके बाद क्या है, इसके बगल में 46 है ना, 46 जो है ये ग्रेन ऑफ साइज है, ग्रेन ऑफ साइज है 46। उसके बाद आपको दिख रहा है H, है ना, ये H जो है ये ग्रेड है, ठीक है, ग्राइंडिंग व्हील का ग्रेड है H। उसके बाद आप देख रहे होंगे ये 8 जो है, ये 8 जो है, ये आपको जो है संरचना है, स्ट्रक्चर को दर्शाता है, ठीक है। 8 जो है स्ट्रक्चर को दर्शाता है, संरचना को दर्शाता है। और ये लास्ट में जो V है, ये V जो है टाइप ऑफ बॉन्ड को दर्शाता है, ठीक है भाई लोग। ये टोटल बात था, इस क्वेश्चन का सही आंसर था D, ठीक है, टाइप ऑफ एब्रेसिव। हम सभी चीज को आपको बता दिए हैं आसानी से, आप सुन लीजिए और नोट्स में लिख लीजिए हमारा बात सुन सुन के, है ना। आपका एक सही नोट्स भी तैयार हो जाएगा, साथ ही साथ आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन थ्योरी पढ़िए जरूर। अगला सवाल चलता है, इसमें कह रहा कंसेंट्रिक चलने के लिए नए ग्राइंडिंग व्हील को लगाने के बाद क्या करना चाहिए। कंसेंट्रिक, आप सुन लीजिए क्या होता है। आप लोग ड्राइंग में पढ़े हुए हैं, एक इलिप्स बनाए थे, कंसेंट्रिक मेथड, 2 वृत्त को बीच में, है ना, एक ही केंद्र पर 2 अलग अलग साइज का वृत्त बना दिए ना, इसी को कहते हैं कंसेंट्रिक, ठीक है, क्लियर सी बात है।
चलने के लिए नए ग्राइंडिंग व्हील को लगाने के बाद क्या करना चाहिए, पूछ रहा है ये। मतलब ये गोल गोल वृत्त एक साथ घूमने वाला जो है कंसेंट्रिक दो वृत्त, एक का साइज अलग, सेंटर लेकिन केंद्र जो है दोनों का सेम रहे, उसी को कह दिए दो वृत्त के अंदर एक ही सेंटर पे जो दो वृत्त है अलग अलग साइज का, उसी को कहते हैं कंसेंट्रिक अड्र। ये ग्राइंडिंग व्हील भी तो इसी प्रकार का होता है, देखे ही हैं आप लोग। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ट्विंग, है ना। इसका ए नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या करना चाहिए, ये ट्विंग करना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब दूसरा बात क्या है, ग्लेजिंग। ठीक है, अब ग्लेजिंग के बारे में आप लोग थोड़ा सा सुन लीजिए। ग्लेजिंग आप ऑप्शन मान लेते हैं, इस बार कुछ और ही पूछ दिया, तो ग्लेजिंग टाइप का जो सवाल होगा ग्लेजिंग से पूछेगा, आपको समझ में आ जाना चाहिए ग्लेजिंग क्या होता है ना। ग्लेजिंग किसको कहते हैं, ग्राइंडिंग व्हील जो है बहुत अधिक देर तक अगर चलता है तो भैया घिसने के कारण व्हील जो है घिसता है तो चमकदार हो जाता है ना उसका सतह। ग्राइंडिंग व्हील बहुत देर तक चला, बहुत दिन तक चला, घिस जाता है तो वो चमकदार हो जाता है, उसी वाले चीज को क्या कहते हैं, ग्लेजिंग। बहुत अधिक ग्राइंडिंग व्हील चलने के बाद चमकदार हो जाता है उसका सरफेस, उसी को क्या कहते हैं, ग्लेजिंग। ठीक है, अब दूसरा क्या है, लोडिंग। लोडिंग क्या होता है इसके बारे में भी आप जान जाइए। अब ग्राइंडिंग व्हील के जो कन है, जहाँ पे कन है ग्राइंडिंग व्हील में, अपना जो जॉब अगर अपना लोग ग्राइंड कर रहे हैं, ग्राइंडिंग कर रहे हैं जॉब का, उस जॉब का कन घिसने के बाद उस जॉब का कन अगर उस ग्राइंडिंग व्हील में भर जाए, है ना, जिस जॉब का अपना लोग ग्राइंडिंग कर रहे हैं, यहाँ भी अपना ग्राइंडिंग जो है इसमें अपना उसका जो कन है अगर ये भर जाए, ठीक है, उसी को कहते हैं लोडिंग। जॉब का जो कन है इस ग्राइंडिंग व्हील में फंस जाए, है ना, तो उसको क्या कह दिए, लोडिंग। अब अगला क्या है, ड्रेसिंग। ठीक है, ड्रेसिंग किसको बोलते हैं इसके बारे में भी जान जाइए। ग्लेजिंग, आप देखिए ग्लेजिंग सतह और लोडिंग, ये वाला लोडिंग वाला जो इसमें जो लोडिंग हो गया है ना, जो भी कन है, ग्लेजिंग सतह और लोडिंग हुई सतह को ठीक करने के लिए जो अपना लोग कार्य करते हैं उसी को क्या कहते हैं, ड्रेसिंग कहते हैं। ग्लेजिंग हो गया है सतह, है ना, बहुत अधिक चलने के बाद, है ना, उस सतह पर ग्लेजिंग हो गया, तो अब भैया ग्लेजिंग बहुत अधिक हो जाएगा तो फिर काम थोड़े करेगा वो, है ना। अब लोडिंग अगर हो गया, कन वगैरह उसमें फंस गया है, उस दोनों चीज को ठीक करने के लिए अपना लोग क्या कहते हैं, ड्रेसिंग का प्रोसेस करते हैं। हमको लगता है चारों ऑप्शन आप सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। अब चलिए अगला सवाल पे। कह रहा है इसमें, ब्लास्ट फर्नेस से प्राप्त उत्पाद क्या है। ब्लास्ट फर्नेस जो करते हैं ना अपना लोग, उससे जो प्राप्त होता है उत्पाद, है ना, जो मटेरियल अपना लोग को प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिग आयरन। ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस के द्वारा जो अपना लोग ब्लास्ट फर्नेस वाला जो प्रोसेस करते हैं उससे जो प्राप्त अपना लोग को जो उत्पाद होता है उसको क्या कहते हैं, पिग आयरन। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। लेकिन आप सुन लीजिए, कास्ट आयरन किस फर्नेस से प्राप्त होता है आप लोग को। कुपोला भट्टी पर, है ना, कुपोला फर्नेस से अपना लोग को क्या प्राप्त होता है, कास्ट आयरन। कुपोला, है ना, फर्नेस से कास्ट आयरन अपना लोग को प्राप्त होता है। कास्ट आयरन के लिए कुपोला फर्नेस का उपयोग करते हैं। ठीक है, दोनों टाइप से आपको सवाल पूछ सकता है, इसलिए हम प्रयास करते हैं दोनों टाइप से आपको हम सुना दें कहानी। अब कुछ दम वम है नहीं ये सब में, आप सुन लीजिए 110% आप पास हो जाइएगा, सवाल इसी से आना है। अब अगला क्या है, रॉट आयरन, है ना। रॉट आयरन के बारे में एगो नाम और सुने होंगे, पिटवा लोहा, और रॉट आयरन को हिंदी में कहते हैं पिटवा लोहा। पुडलिंग फर्नेस में जो प्रोसेस करते हैं, पुडलिंग फर्नेस से जो अपना लोग को प्राप्त होता है उसको कहते हैं रॉट आयरन। ठीक है, पुडलिंग फर्नेस से अपना लोग को प्राप्त होने वाला जो आयरन है वो रॉट आयरन। लगभग सभी को हम बता दिए हैं। ठीक है, अब अगला सवाल पे चलिए। मैग्रेट,
बॉल बेयरिंग और कटिंग टूल के निर्माण के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? अब एक बात जानते होंगे आप लोग, वो हम पढ़ाए भी हैं, है ना। माइग्रेट के लिए अलग धातु, बॉल बेयरिंग के लिए अलग धातु, कटिंग टूल निर्माण करने के लिए अलग धातु। लेकिन ये सभी तीनों जो अपने पास ये चीज हैं, मैग्नेट, बॉल बेयरिंग और कटिंग टूल के निर्माण के लिए अपना लोग एक ऐसा धातु का उपयोग करते हैं जो तीनों चीज का निर्माण कर सकता है ना। मैग्नेट का भी निर्माण कर देगा, बॉल बेयरिंग का भी निर्माण कर देगा, कटिंग टूल भी बन जाता है ना। उस धातु का नाम है कोबाल्ट। ठीक है भाई लोग, अगला सवाल पे चलिए। इसमें है, कह रहा है पाइराइट अयस्क में कितना तांबा होता है? पाइराइट अयस्क जो है ना, उसमें तांबा की मात्रा कितनी होती है? ठीक है, ये सवाल है आपका। तो पाइराइट में जो है ना, कॉपर जो मिलता है अपना लोग को 32% मिलता है। हम ये सारा चीज आप लोगों को, है ना, मेरा प्ले लिस्ट में जाइएगा, थ्योरी में हम बड़ी बढ़िया ढंग से पढ़ाए हुए हैं, है ना, बारीकी से, और देख लीजिएगा आप लोग, है ना। ये अयस्क का नाम क्या है? पाइराइट। ठीक है, और इसमें पूछ रहा है तांबा की मात्रा कितनी होती है। ठीक है, इतना याद रखिएगा, 32% होता है। अब देख लीजिए 32% को करिएगा क्या, 32, हाँ, डिवाइड बाय 100 करिएगा ना। ठीक है, तो ये जो आपको प्राप्त क्या होगा, इसको जब आप भगा दीजिएगा तो 0.32 होगा ना। तो 0.32 होगा, तो इसमें देख लीजिए, इसका बी नंबर का राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, 0.32। कितना तांबा होता है भैया? 32%। इसको भगा दे दीजिएगा 100 से, तो जो प्राप्त होगा वही ये है आपके पास। कुछ था ये सब में हो, कुछ नहीं दम है। आप लोग झूठ मूठ का टेंशन लेते रहते हैं, और लेकिन एग्जाम बड़ी नजदीक है, पढ़ाई आप लोग शुरू कर दीजिए, मेरे ख्याल से तो आसान हो जाएगा। 16 नंबर का जो सवाल है आपका, ये 16 नंबर को हम बार बार कर रहे हैं, 276 नंबर मान लीजिएगा, है ना। हम इसको एडिट नहीं कर पाए हैं, एक साथ अगर आप करिएगा, है ना, पार्ट 1 और पार्ट 2 फर्स्ट ईयर के लिए 2 पार्ट में था आपका सवाल, है ना। तो पहला वाला पार्ट में शायद 258-60 सवाल था, उसको हम करा दिए। अगले पार्ट के लिए, है ना, उसमें 1 2 3 फिर से स्टार्ट हो गया था, लेकिन उसका जो स्टार्टिंग अगर हम एक सीक्वेंस में कराएंगे तो 276 नंबर आ जाएगा इसका, है ना, क्रमांक। तो आप इसको 16 को 276 मान लीजिए, है ना। अब इसमें कह रहा है कौन सी धातु कई प्रकार के अम्लों के लिए प्रतिरोधी है ना। कौन सी धातु कई प्रकार के अम्लों के लिए प्रतिरोधी है? ठीक है, अब इसका राइट आंसर हो जाएगा लेड, सीसा, है ना। सीसा जो है बहुत ऐसे पदार्थ है ना, धातु कई प्रकार के अम्लों के लिए प्रतिरोधी है। कौन? लेड, सीसा। ठीक है ना, अगला सवाल पे चलिए फिर। इसमें करा टेलीस्कोपिक गेज का उपयोग क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ टेलीस्कोपिक गेज? टेलीस्कोपी के बारे में आप लोग सुने हुए होंगे। टेलीस्कोपी जो होता है, कोई भी जॉब है ना, उसका गहराई, है ना, अगर उसका अधिक गहराई में छेद है, स्लॉट कटा हुआ है, उसका साइज लेने के लिए इसका यूज किया जाता है, जिसका नाम है टेलीस्कोपिक गेज। ठीक है, टेलीस्कोपिक गेज का उपयोग गहराई में या छेद या स्लॉट का साइज को लेने के लिए अपना लोग यूज करते हैं। और एक बात याद रखिएगा, इसके द्वारा अपना लोग 8 mm से लेकर के 150 mm तक की गहराई के माप ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए आप, जो हम बोले हैं यहाँ पे है, ये है उस टाइप का। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, छेद स्लॉट के आकार को मापने के लिए टेलीस्कोपी का यूज करता है। ठीक है, अगला सवाल पे चलिए। सतह के पास टूटे हुए स्टड को निकालने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? स्टड देखे हैं ना, उसका दोनों साइड में, है ना, इधर भी थ्रेड कटा होता है
और इधर भी थ्रेड कटा होता है। बीच वाला जो स्पेस है वो खाली रहता है स्टड का, है ना। कोई भी बॉडी में फिट करने के लिए बॉडी में भी फिट हो जाएगा स्टड, और ऊपर में नट भी लगा सकते हैं आप, है ना। बीच वाला हिस्सा खाली रहता है स्टड का। अगर कहीं पे टूट गया है ना, कोई भी बॉडी में अगर डला हुआ है स्टड, वो टूट गया है किसी कारणवश, उसको निकालने का जो है ना सबसे अच्छा विधि कौन सा है, ठीक है, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, है ना, प्रिक पंच विधि। प्रिक पंच विधि से अपना लोग स्टड को, टूटे हुए स्टड को, है ना, आसानी से निकाल सकते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। ये जो है आपका सवाल, ठीक है, इसमें कह रहा है काउंटर सिंक हेड स्क्रू का कोण कितना होता है। काउंटर सिंक हेड स्क्रू तो देखे ही हैं, पिछले वीडियो में बताए हुए हैं। सभी स्क्रू का आपको अलग अलग पार्ट को हम बताए हुए हैं, फिगर के साथ आपको बताया हुआ है। आप मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए, है ना। उसी के बारे में आपसे पूछ रहा है कि काउंटर सिंक हेड स्क्रू का एंगल कितना होता है। इसका एंगल होता है 90 डिग्री। राइट आंसर हो जाएगा बी, 90 डिग्री, ठीक है। अगला सवाल पे चलिए। अगला सवाल है इसका, ड्रिल बिट में एक्स के द्वारा चिन्ह किया गया कोण का नाम बताइए। ये ड्रिल बिट है भैया, है ना। ये तो लिप है, आप जानिए न रहे हैं, है ना। ये वाला हिस्सा को लिप बोलते हैं। ये कटिंग है, कटिंग एज है ना, पॉइंट एंगल भी कहते हैं इसको। इसी दोनों के बीच का एंगल पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ तक का एंगल का नाम क्या है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला हिस्सा तो लिप है, आप लोग को हम बताए हुए हैं कई बार। इस टाइप का फिगर को हम बताने का प्रयास किए। ये वाला हिस्सा को ही कहते हैं लिप, है ना। ये वाला हिस्सा को क्या कहते हैं, पॉइंट एंगल, है ना, या कटिंग एंगल, ठीक है। ये दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उसका नाम पूछ रहा है एक्स के रूप में, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, लिप क्लियरेंस एंगल, है ना। लिप क्लियरेंस एंगल इसको बोलते हैं। इस ड्रिल बिट का एक्स के रूप में जो पूछा गया है आपसे, कोनो दम वम था नहीं, है ना। हमको जैसा लगा अभी तक, जो हम जितना आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं, पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं, फिर प्रयास करते हैं बेहतर करने का। धन्यवाद भाई लोग।